हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामेज़ॉन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड फेज 2 सीरीज़ का पार्ट 23 लेकर। अभी तक हम लोग टोटल 22 पार्ट का डिस्कशन कर चुके हैं। ये है पार्ट 23। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। 3 लोगों ने मुझे कमेंट की थी या कुछ सजेशन दिए थे, उन 3 लोगों के जवाब मैं देना चाहूँगा यहाँ पे। फर्स्ट थे आयुष जी। आयुष जी ने एसे के लिए सजेशन देने के लिए कहा था। तो एसे के लिए देखिए, मैं जैसा कि बोल चुका हूँ, मैं इंग्लिश में आप लोगों की हेल्प तो नहीं कर पाऊँगा। एसे के लिए सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको किन किन टॉपिक से रिलेटेड एसे कंप्लीट रखने चाहिए एग्जाम के टाइम। पहला एसे मैं आपको बता दूं, काफ़ी समय से इंडिया में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके विषय में बात की जा रही है। तो आपको फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, इस पे एसे प्रिपेयर करके जाना चाहिए। दूसरा एसे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, फ्लड। अभी आप देख रहे हैं असम और बिहार में क्या हालत है। फ्लड, इंडियाज एवरग्रीन डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट, इस टॉपिक पे आपका बेहतरीन ऐसे तैयार होना चाहिए। तो फ्लड यानी कि इंडिया का हमेशा से जो आपदा प्रबंधन रहा है वो क्यों इतना बेकार साबित हुआ है फ्लड मैनेजमेंट में, इस पे आपको तैयार करके रहना चाहिए ऐसे। तीसरा, कोविड-19, और कोविड-19 को 3 तरह से आप ऐसे तैयार कर लीजिएगा, इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। दूसरा, कोविड-19 एंड इंडियाज हेल्थ सिस्टम। उसके अलावा आपको हमेशा पॉजिटिव वे में लिखना है, तो इंडिया के हेल्थ सिस्टम को और कैसे बेहतर बना सकते हैं जिससे कोविड-19 के दौरान बेहतर रिकवरी हो। और तीसरा, कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। कोविड-19 को 3 तरह से आप ऐसे हमेशा जब भी प्रिपेयर कीजिएगा तो 3 तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। उसके अलावा फोर्थ ऐसे मैं आपको बोलना चाहूँगा, विमेंस रोल इन रूरल डेवलपमेंट। आप ये भी कह सकते हैं जैसे वुमेन सेल्फ हेल्प जो ग्रुप हैं उनका रूरल डेवलपमेंट में क्या रोल है, या वुमेन्स रोल इन एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो रोल होगा उससे रूरल डेवलपमेंट जरूर होगा। तो वुमेन्स रोल इन रूरल डेवलपमेंट, इस पे आपको ऐसे हमेशा आना चाहिए अगर आप नाबार्ड फेज 2 का एग्जाम देने जा रहे हैं। और लास्ट ऐसे मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा, माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट लेबरर्स, इनकी प्रॉब्लम्स और इनका और कैसे बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सकता है इंडियन इकोनॉमी में, ये आपको पता होना चाहिए। अब सपोज करिए अब जाके कई लोगों ने माइग्रेंट कमीशन, कई सारे स्टेट में माइग्रेंट कमीशन स्थापित किया गया है, ये पहले से क्यों नहीं था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लॉन्च कर दी है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, ये पहले से क्यों नहीं था, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप देखिएगा, ये 5 टॉपिक मैं बता रहा हूँ, वैसे भी मैं ज्ञाता नहीं हूँ लेकिन फिर भी एक कलीग के तौर पे आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि 5 टॉपिक से रिलेटेड ऐसे आपको आने चाहिए सारे फैक्ट एंड फिगर के साथ, क्योंकि अगर आप 1-2 फैक्ट इनपुट कर देंगे ऐसे में तो आपका बेहतर हो जाएगा। ये हो गए आयुष जी की बात। आयुष जी ने दूसरा ये कहा था कि आप जल्दी से जो इंडेक्स और ये सब हैं उनका कंपाइलेशन की वीडियो डालना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, सही कहा था उन्होंने, मैं लेट कर रहा हूँ। दूसरे व्यक्ति हैं सुमित कौशल जी। सुमित कौशल जी ने कहा था कि सर बहुत डिले हो रहा है, आप जल्दी से जल्दी नाबार्ड का कोर्स कंप्लीट करवा दीजिए। सुमित जी ने सही कहा था, थोड़ी सी फॉल्ट मेरी है, मैं मानता हूँ। और मैं अब क्योंकि टेंटेटिव डेट पता भी हो गई है और जैसा भी मैंने आपसे बोला था 25 जुलाई के बाद, तो मैं भी स्पीड अप करूँगा। तो सुमित कौशल जी थैंक यू, और सॉरी भी क्योंकि मैं डिले कर रहा हूँ इसलिए। उसके अलावा प्लीज़ आप लोग कभी भी सर शब्द का यूज़ ना करें, डोंट यूज़ सर वर्ड, ठीक है। आप डायरेक्टली अमित बोलें या फिर एग्जाम इज ऑन जो आप कमेंट कर सकते हैं। और थर्ड हैं कमेंट करने वाली वंशिका माहर जी हैं मेरे ख्याल से, अगर मैं आपका नाम गलत ले रहा हूँ तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। वंशिका माहर जी, इन्होंने कमेंट करके पूछा था कि एग्रीकल्चर, जनरल एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन के लिए कोई बुक बता दीजिए। मुझे किसी बुक का, मैं पढ़ाई तो नहीं करता किसी बुक से, और ना ही जो एग्रीकल्चर स्टार्टिंग मॉड्यूल है वो किसी बुक से मैं नहीं प्रिपेयर करवा रहा हूँ। लेकिन फिर भी क्योंकि आप जनरल एग्रीकल्चर स्ट्रीम में एग्जाम देने जा रहे हैं फेज 2 में, फिर भी मैं आपसे यही मतलब कि उम्मीद रखता हूँ कि आपको एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस, आर के शर्मा की बुक है एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप चाहें तो वो पढ़ सकती हैं। रिवाइज्ड एडिशन लीजिएगा, लेटेस्ट एडिशन। तो आर के शर्मा की बुक है एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस, वंशिका माहर जी। तो ये 3 लोगों ने कमेंट किया था और ये लोग वाकई में बहुत परेशान रहते हैं इस सीरीज़ को लेके, इसलिए इनका जवाब देना बहुत जरूरी था। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, EDFC ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये कितने राज्यों से पास होकर गुजरेगा। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आप देखिएगा टोटल 6 स्टेट से होकर जाएगा। वर्ल्ड बैंक की सहायता से बन रहा है ये आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। लेंथ कितनी है 1856, टोटल 6 स्टेट से होकर गुजरेगा। ये 1856 किलोमीटर है भाई। तो टोटल 6 स्टेट से होकर गुजरेगा। वो स्टेट कौन से हैं, पंजाब के बाद उसके बाद हरियाणा, फिर यूपी, फिर बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो आप याद रखिएगा, पंजाब के लुधियाना से
वेस्ट बंगाल के डानकुनी, वेस्ट बंगाल के डानकुनी तक जाएगा। उसके अलावा आप सभी को पता होगा एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी है, आप सभी को पता है, वो यूपी के दादरी से मुंबई तक जाएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक। तो वो यूपी के दादरी से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक जाएगा। उसकी लेंथ क्या है 1504 यानी 1504 किलोमीटर। लेकिन वो 5 स्टेट से जाएगा। जो आपका ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है वो 6 स्टेट से और वेस्टर्न वाला 5 स्टेट से। उन 5 स्टेट में यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और बाद में महाराष्ट्र। तो ये आप फैक्ट याद रखिएगा। नया क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2019 में इंडिया की रैंक क्या है? देखिए, ग्लोबल सिक्योरिटी हेल्थ इंडेक्स यानी GHS इंडेक्स, इसमें इस बार इंडिया की रैंक मैं आपको बताता हूँ 57th है। तो आप नोट कर लीजिएगा, इंडिया का स्कोर है 46.5 और रैंक है 57th। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स है इसको टॉप किसने किया है, तो यूनाइटेड स्टेट ने टॉप किया है। यानी यूनाइटेड स्टेट का मेडिकल सिस्टम सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। लेकिन अब कोरोना वायरस जब आया है तो पता चला है कि किस कंट्री का मेडिकल सिस्टम कितना बेहतरीन है। इंडिया में केसेस कम हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि इंडिया का मेडिकल सिस्टम बेहतरीन है। हमारी पॉलिटिकल आप सभी जानते हैं कंडीशन कैसी है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है। केसेस का ये एक दिखाते हैं ये लोग, अगर राजनीति का बस चले तो आप देखिएगा। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स इंडिया की रैंक है 57, स्कोर है 46.5। यूएस ने टॉप किया है। आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे किसको रिलीज़ किसने किया है, तो जो आपका ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स है इसको रिलीज़ किया जाता है जॉन हॉपकिंस सेंटर और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको रिलीज़ किया जाता है। आप इतना याद रखिएगा। इस बार जो आपकी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट थी इसमें इंडिया के लिए एक टर्म यूज़ किया गया है कि इंडिया का जो हेल्थ सिक्योरिटी है वो फंडामेंटली वीक है। क्या है? फंडामेंटली वीक है इंडिया की हेल्थ सिक्योरिटी सिस्टम। तो आप याद रखिएगा। नया क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट एवर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किए गए? तो जिन लोगों ने करंट अफेयर्स की वीडियो देखी होगी उन सभी को पता होगा, हालांकि अब मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी है फरवरी की। तो फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ओडिशा में ऑर्गेनाइज किए गए थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। ओडिशा के कटक में ऑर्गेनाइज किए थे पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। देखिए, टोटल 150 यूनिवर्सिटीज़ के एथलीट्स ने पार्ट लिया इसमें और 17 डिसिप्लिन में गेम्स कंडक्ट करवाए गए। आपको क्या पता है कि किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया इसको? पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप किया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जो कि पहली बार ऑर्गेनाइज हो रहे थे। टोटल 45 मेडल पंजाब यूनिवर्सिटी ने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन, ये रिपोर्ट जारी की गई है। आपको बताना कौन सी एजेंसी इस रिपोर्ट से संबंध नहीं रखती है। तो इस रिपोर्ट को अ फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन रिपोर्ट, इसको 3 संस्थाओं ने मिलकर जारी किया है, WHO, यूनिसेफ और लांसेट। तो इसका सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन का? ग्रीन पीस अ फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, इससे कोई संबंध नहीं रखती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड और लांसेट मैगजीन ने मिलकर इसको जारी किया है। देखिए, 2 इंडेक्स पर टोटल इस रिपोर्ट के अंतर्गत 2 इंडेक्स हैं, उन पर ऑल ओवर कंट्रीज की रैंकिंग की गई है। तो यानी कि उन 2 अलग अलग इंडेक्स में हर कंट्री की रैंकिंग गई है। हमारे लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है। जो ये रिपोर्ट है आपकी, उसमें पहला इंडेक्स है फ्लरिशिंग इंडेक्स, कहते नहीं फ्लरिशमेंट हो रहा है, तो फ्लरिशिंग इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक क्या है? 131st। टॉप किसने किया है फ्लरिशिंग इंडेक्स को? तो नॉर्वे ने। उसके अलावा जो सेकंड इंडेक्स है इस रिपोर्ट में उसका नाम है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक है 77th। तो दोनों इंडेक्स यानी फ्लरिशिंग इंडेक्स और सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, इन दोनों में इंडिया की रैंक जरूर याद रखिएगा आपको। और फर्स्ट वाले को नॉर्वे ने टॉप किया है, सेकंड वाले में नॉर्वे की पोजीशन बहुत पीछे है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में क्लाइमेट चेंज को भी और कार्बन एमिशन को भी शामिल किया गया है इसलिए। तो इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? WHO, यूनिसेफ और लांसेट मैगजीन। अ फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड चिल्ड्रन, यानी कि विश्व के बच्चों का भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के लिए G20 की अध्यक्षता यानी प्रेसिडेंसी किस कंट्री के पास है? तो 2020 के लिए G20 की अध्यक्षता सऊदी अरब के पास है। मैं करंट अफेयर्स की वीडियो में भी हर बार यही बोलता हूँ कि जो G20 में जितनी भी बैठक होंगी, चाहे वो किसी भी मिनिस्ट्री के लेवल पे हो, हेल्थ मिनिस्ट्री की, फिनांस मिनिस्ट्री, कोई भी, हर बार सऊदी अरब का सेम मिनिस्टर, उसी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर उन बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो आप देखिएगा, इस बार जो G20 की बैठक होनी थी वो सऊदी अरब में होनी थी, यानी हो गई वो सऊदी अरब में। इस बार की बैठक का थीम क्या था? रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, ये था इसका थीम। क्या? रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल,
ये G20 बैठक का थीम था। इस बार 2020 की बैठक सऊदी अरब में होनी थी। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? सऊदी अरब के जो किंग सलमान हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। आपकी बात करें G20 की, टोटल 19 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन, इसीलिए इसको G20 का ग्रुप कहा जाता है। तो 19 कंट्री हैं और यूरोपियन यूनियन है। 2008 से इसके हेड्स की बैठक हो रही है, हालांकि 1999 से इसके जो सेंट्रल बैंक्स होती हैं इन कंट्रीज़ की, उनकी बैठक हो रही थी। 2019 की बैठक कहाँ हुई थी? ओसाका, जापान में। इस बार की 2020 की बैठक कहाँ हुई? सऊदी अरब में। उसके अलावा नेक्स्ट ईयर 2021 में कहाँ बैठक होगी? इटली में होगी। पहले इंडिया में होनी थी, लेकिन बाद में इंडिया ने इटली से रिक्वेस्ट किया कि आपके यहाँ 2022 में होनी है, आप हमसे 2022 वाला एक्सचेंज कर लीजिए। तो अब 2022 में इंडिया में होगी। क्यों इंडिया में 2022 में होगी? क्योंकि इंडिया अपने फ्रीडम के 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है, इसलिए 2022 की बैठक इंडिया में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस किस सिटी में ऑर्गेनाइज की गई? तो इस वाली वीडियो में जो कॉन्फ्रेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्कस की गई हैं, आप याद रखिएगा। इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस इस बार न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है। फरवरी 2020 में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस। देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है और उसका थीम क्या था? जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड। क्या? जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम किसान स्कीम ने अपना 1 वर्ष किस डेट को कंप्लीट किया? तो रिसेंटली पीएम किसान स्कीम ने 1 ईयर कंप्लीट कर लिए हैं। आपको बताना है किस डेट को कंप्लीट किया गया था। तो प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि स्कीम 24 फरवरी 2020 को इन्होंने अपना 1 वर्ष कंप्लीट कर लिया है। कितनी अजीब बात है ना, 24 फरवरी को 2019 में अनाउंस की गई थी आपकी पीएम किसान स्कीम, लेकिन इम्प्लीमेंट कब से हुई थी? दिसंबर 2018 से। आप सभी को पता है इसका पॉलिटिकल रीज़न है, क्योंकि चुनाव आने वाले थे तो सोचा कि एक इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा चली जाएगी किसानों के खाते में तो हम जीत जाएंगे। लेकिन वैसे भी मोदी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने ही वाले थे, ऐसा काम नहीं करना चाहिए था उनको। तो आप देखिएगा 24 फरवरी 2019 को पीएम किसान स्कीम लॉन्च की गई थी। दिसंबर 2018 से ये इम्प्लीमेंट हुई थी। हालांकि 2020 की फरवरी में इसको 1 वर्ष कंप्लीट हो गया। हमारा मेन मकसद होना चाहिए पीएम किसान स्कीम, इसके विषय में पढ़ लें। पीएम किसान स्कीम वेस्ट बंगाल को छोड़कर इंडिया के सारे स्टेट पीएम किसान स्कीम का लाभ ले रहे हैं। आपको याद होगा मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बढ़ाई थी, उसमें 3 स्टेट जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नहीं शामिल है। बिहार भी है, आंध्र प्रदेश भी है और वेस्ट बंगाल। लेकिन पीएम किसान स्कीम में सिर्फ वेस्ट बंगाल बाहर है। पीएम किसान का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, किसान सम्मान निधि। इसी तरह एक पीएम किसान मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा, लेकिन उसको बनाया था नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मिलकर। जो पीएम किसान स्कीम है वो मैंने अभी आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत कार्य करती है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी 100% फंडिंग कौन देता है इसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट और यूटीज जो गवर्नमेंट होती हैं वो फार्मर्स के नाम देती हैं और उन फार्मर्स के अकाउंट में पर ईयर 6000 करोड़ आ जाएगा 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, यानी कि हर 4 महीने पे 2-2 हज़ार रुपये करके आ जाएंगे उनके अकाउंट में। तो सारे फैक्ट कवर हो गए पीएम किसान स्कीम के, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलशबंधुरी नाला डिस्प्यूट से कौन सा स्टेट संबंधित नहीं है? तो कलशबंधुरी प्रोजेक्ट आप सभी लोगों ने सुना होगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा इस कलशबंधुरी प्रोजेक्ट डिस्प्यूट से संबंधित है। गुजरात से इसका कोई लेना देना नहीं है। कलशबंधुरी प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। कर्नाटक गवर्नमेंट महादाई रिवर का पानी एक नाले के द्वारा मलप्रभा बेसिन में ट्रांसफर कर रही है। मलप्रभा बेसिन जो कर्नाटक की भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ से आपकी महादाई रिवर निकलती है, साथ ही साथ कृष्णा रिवर भी उसी के आसपास से निकलती है। तो आप देखिएगा मलप्रभा बेसिन में महादाई रिवर का पानी ट्रांसफर कर रहे हैं ये कलशबंधुरी प्रोजेक्ट द्वारा, जिसका कौन विरोध कर रहा है? गोवा विरोध कर रहा है। क्यों विरोध कर रहा है? जो महादाई रिवर है उसको गोवा में मांडवी रिवर कहते हैं और जो मांडवी रिवर है वो गोवा की लाइफ लाइन है, इसीलिए गोवा विरोध कर रहा है क्योंकि उसको पीने के लिए पानी की कमी हो जाएगी। तो आप देखिएगा जो कलशबंधुरी नाला प्रोजेक्ट है 3 स्टेट महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा इससे संबंधित है। महाराष्ट्र इसलिए संबंधित है कि जो महादाई रिवर है उसका कैचमेंट एरिया महाराष्ट्र में जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं 2000 में ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था। कलशबंधुरी नाला प्रोजेक्ट टोटल 94 करोड़ की कॉस्ट थी जब अनाउंस किया गया था। अब 2020 में कितनी हो गई प्रोजेक्ट की कॉस्ट? तो 1677 करोड़। देखिए आप क्या हाल हो गया है, 1677 करोड़ हो गई है। तो कितने गुना बढ़ गई है आप देख सकते हैं। महादाई रिवर कर्नाटक में भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकलती, मैंने अभी आपको बता दिया। 2010 में महादाई वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बनाया गया था
और उसको इन तीनों राज्यों के बीच में पानी का बंटवारा करना था। अभी तक डिसीजन नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइस प्लस प्लेटफॉर्म किस मिनिस्ट्री द्वारा डेवलप किया गया है? तो स्पाइस प्लस प्लेटफॉर्म जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा डेवलप किया था। पर्पस क्या था? जो नई कंपनीज ओपन हो रही हैं उनका इनकॉर्पोरेशन जल्दी से जल्दी किया जा सके। इनकॉर्पोरेशन मतलब देखिए, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा उनका, कई बार ब्यूरोक्रेसी के डिले के कारण या कई बार लोग फाइलें आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो इस वजह से तो रजिस्ट्रेशन को या इनकॉर्पोरेशन को स्पीडअप करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने स्पाइस प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। स्पाइस का क्या आपको पता है कि फुल फॉर्म भी है? स्पाइस का फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता दूं, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली प्लस, ये है इसका फुल फॉर्म, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत आता है। देखिए 2016 में एक स्पाइस नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया था पहले, अब इसको बदलकर स्पाइस प्लस कर दिया गया है। टोटल 3 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत 10 सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाएगा इस स्पाइस प्लस प्लेटफॉर्म पे, और उससे रिलेटेड क्लियरेंस जल्दी से जल्दी दिए जाएंगे। जो आपका स्पाइस प्लस प्लेटफॉर्म है, इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट 1 जो है उसमें न्यू कंपनीज की रिजर्वेशन से संबंधित जानकारी दी गई है, और जो पार्ट 2 है उसमें न्यू कंपनीज को दी जाने वाली फैसिलिटीज़ के विषय में जानकारी दी गई है। तो आप याद रखिएगा, स्पाइस प्लस प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमडा पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किस सिटी में ऑर्गेनाइज हुई? तो एमडा पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नोएडा में ऑर्गेनाइज हुई। एमडा का फुल फॉर्म क्या है? इनसेम्बल मेथड्स इन मॉडलिंग एंड डाटा असिमिलेशन। क्या? इनसेम्बल मेथड्स इन मॉडलिंग एंड डाटा असिमिलेशन। तो एमडा कॉन्फ्रेंस हुई इंटरनेशनल नोएडा में। ऑर्गेनाइज किसने किया? ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये नोएडा में स्थित है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत कार्य करता है। तो इसी ने ऑर्गेनाइज किया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एमडा। जो एमडा में पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ईपीएस यानी इनसेम्बल प्रेडिक्शन सिस्टम पर फोकस किया गया, यानी इनसेम्बल प्रेडिक्शन सिस्टम पर बातचीत हुई। अब ये इनसेम्बल प्रेडिक्शन सिस्टम क्या है? वेदर फोरकास्टिंग की एक्यूरेट जानकारी देने के लिए इनसेम्बल प्रेडिक्शन सिस्टम फ्यूचर में यूज़ किया जाएगा, जो कि न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन पर आधारित है। तो आप देखिएगा, नोएडा में जो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग है उसने ऑर्गेनाइज किया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एमडा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज, डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड SERB द्वारा किसे दिया गया है? तो इस बार 2020 में वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है डॉक्टर नीति कुमार। ये जो CDRI, लखनऊ में एक CDRI है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसमें साइंटिस्ट हैं, उनको इस बार का SERB वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2020 दिया गया है। आप सबको पता है नेशनल साइंस डे होता है 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष। इसी दिन प्रेसिडेंट हमारे जो है डॉक्टर नीति कुमार को SERB का वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2020 देंगे। ये ऐसी किसी भी महिला साइंटिस्ट को दिया जाता है जिनकी उम्र 40 वर्ष या इससे कम हो। तो आप देखिएगा, SERB द्वारा वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड इस बार डॉक्टर नीति को दिया जाएगा। SERB है क्या, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ? तो SERB यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत कार्य करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार जो वुमेन साइंटिस्ट होती हैं उनके नाम पे ऑल ओवर कंट्री के इंस्टीट्यूशंस में, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, उसमें 11 चेयर्स इस्टेब्लिश करने की घोषणा की। कितनी? 11 चेयर्स इस्टेब्लिश करने की घोषणा की है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिश्नर, ये जो आपका 11 चेयर्स स्थापित करेगा। तो इस बार का वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड डॉक्टर नीति कुमार को मिला है। नेशनल साइंस डे कब था? 28 फेब को मनाया गया है। और आप थीम भी ले सकते हैं वुमेन इन साइंस, जो इस बार 2020 का नेशनल साइंस डे है उसका थीम था वुमेन इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट CDRR एंड R 2020 समिट किस सिटी में ऑर्गेनाइज की गई? तो इस बार पहली बार CDRR एंड R 2020 समिट हुई है और इसको न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। CDR एंड R 2020 फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है इसका नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोस्टल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलियंट। क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोस्टल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलियंट, ये इसका फुल फॉर्म है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पहले ही हो गया, बाद में जो बचा वो फुल फॉर्म हो गया। तो इसको पहली बार इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया है, पहली बार ही ऑर्गेनाइज की गई है ये समिट, और न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है। ऑर्गेनाइज किसने किया है? NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है। पर्पस क्या है?
डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर देखिए सेंदाई फ्रेमवर्क और प्राइम मिनिस्टर मोदी के 10 पॉइंट एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये फर्स्ट CDRR&R कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है। तो सेंदाई फ्रेमवर्क 2015 में जापान में साइन हुआ था और ये डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 10 पॉइंट एजेंडा अनाउंस किया था 2016 की आसियान डिजास्टर मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस में। तो 10 पॉइंट एजेंडा आप याद रखिएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री कौन है? तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 के अनुसार बांग्लादेश वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है। ये जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है इसको जारी किसने किया है? ग्रीन पीस ने इसको जारी किया है। इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया है 5th प्लेस पे। कौन से प्लेस पे? 5th प्लेस पे। टॉप किया है बांग्लादेश ने, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन बांग्लादेश में है। देखिए ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में सिर्फ PM 2.5 का ही एनालिसिस किया गया है, यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का ही। अगर बात करें सिटीज़ की तो गाजियाबाद वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है, आप ये देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी CCEA ने नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के लिए कितना बजट अप्रूव कर दिया है? तो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन टोटल 1480 करोड़ का बजट सैंक्शन हुआ है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के लिए। ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का 4 ईयर्स का मिशन है, 2021 से लेकर 2024-25 तक। तो आप देख सकते हैं 4 वर्षों का मिशन है। 1480 करोड़ खर्च किए जाएंगे इस बजट पे मिशन पर। पर्पस क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना। इंडिया का जो टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है इसका एक टारगेट आप नोट कर लीजिएगा, डोमेस्टिक मार्केट को 2024 तक 40 to 50 बिलियन डॉलर के आसपास ले जाना। कितना? 40 to 50 बिलियन डॉलर का डोमेस्टिक मार्केट क्रिएट करना 2024 तक। ये है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन का टारगेट। देखिए इसमें 4 कंपोनेंट हैं आपके नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन में। पहला कंपोनेंट सबसे ज़्यादा यूज उसी पे किया जाएगा, टोटल 1000 करोड़ खर्च किए जाएंगे फर्स्ट कंपोनेंट में। और वो फर्स्ट कंपोनेंट किससे रिलेटेड है? R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सेकेंड कंपोनेंट मार्केट प्रमोशन से। थर्ड कंपोनेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन से। और चौथा कंपोनेंट एजुकेशन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। एजुकेशन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट से चौथा कंपोनेंट रिलेटेड है। अगर बात करें नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की, इसमें टोटल 12 टेक्सटाइल सेगमेंट हैं। आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना रखिएगा टोटल टेक्सटाइल सेगमेंट कितने हैं? 12 टेक्सटाइल सेगमेंट हैं नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के तहत। जैसे जियोटेक हुआ, होम टेक हुआ, मेडिटेक हुआ, ऐसे करके टोटल 12 सेगमेंट हैं नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के तहत। और ये किस मिनिस्ट्री की स्कीम होगी? टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 स्प्रिंग इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आप सभी को पता होगा, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री 100 स्प्रिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया था इन्होंने। पर्पस क्या था? जो ट्राइबल कम्युनिटी है डिफरेंट एरियाज़ में, टफ एरियाज़ में रहती हैं, वो उनको पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना। 100 स्प्रिंग इनिशिएटिव, सॉरी 1000 स्प्रिंग इनिशिएटिव। अब ये स्प्रिंग शब्द का आप समझ सकते हैं क्या पर्पस है। देखिए स्प्रिंग मतलब ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, जो नेचुरल ग्राउंड वाटर के रिसोर्स हैं उनके माध्यम से लगभग 1000 एरियाज़ में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहनी है उनको पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसीलिए 1000 स्प्रिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी PMEGP ये किस मिनिस्ट्री द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है? इम्प्लीमेंट की स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। MSME मिनिस्ट्री PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करती है। 2008 और 9 के फिनेंशियल ईयर में प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया था। पर्पस क्या था? MSMEs में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना। आप सबको पता है MSME सेक्टर अगर चाहे तो इंडिया में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आपको MSME सेक्टर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी वो ऐसा कर सकता है। जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम था इसमें क्या होता था, लोगों को माइक्रो इंटरप्राइजेस इस्टेब्लिश करने के लिए इंस्पायर किया जाता था और उनको 35% तक सब्सिडी प्रोवाइड की जाती थी, जो भी माइक्रो इंटरप्राइजेस इस्टेब्लिश करने का कॉस्ट होगा। लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट थी कि उससे ऊपर आपको नहीं दी जाएगी। फिर भी मैं आपको बता दूँ मैक्सिमम लिमिट क्या है। सर्विसेज सेक्टर के लिए ये मैक्सिमम लिमिट 25 लाख थी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैक्सिमम लिमिट 25 लाख थी, जो सब्सिडी आपको दी जा रही है 35% की। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख और सर्विसेज के लिए 10 लाख, ये थी आपकी मैक्सिमम लिमिट। तो आप ये दोनों फैक्ट याद करिएगा। प्रोजेक्ट की जो बची हुई कॉस्ट थी, यानी सपोज करिए आपको 25 लाख तो गवर्नमेंट से मिल गया, लेकिन फिर भी आपके पास रुपए नहीं है, तो बची हुई कॉस्ट के लिए आप बैंक में लोन भी अप्लाई कर सकते थे, ये फ़ायदा था। तो प्राइम मिनिस्टर
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये एमएसएमई मिनिस्ट्री का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। और नोडल एजेंसी कौन है ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, तो KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए नोडल एजेंसी है, तो आप इतना देखिएगा। और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है आपकी, ये प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन पूर्वोदय किस फील्ड से संबंधित है, तो आप सभी को पता होगा मिशन पूर्वोदय स्टील से रिलेटेड है। स्टील प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए मिशन पूर्वोदय अनाउंस किया गया था। क्यों मिशन पूर्वोदय ही, क्योंकि आपको पता है इंडिया में जो आयरन ओर है वो मोस्टली इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में ही पाया जाता है, इसीलिए मिशन पूर्वोदय अनाउंस किया गया था। स्टील मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। इसके तहत जो कोलकाता है वहाँ पर इंटीग्रेटेड स्टील हब स्थापित किया जाएगा। क्या, कोलकाता में इंटीग्रेटेड स्टील हब स्थापित किया जाएगा मिशन पूर्वोदय के तहत। बात करते हैं इंडिया की स्टील प्रोडक्शन के, तो जो क्रूड स्टील का प्रोडक्शन है इंडिया चाइना के बाद वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है। 2018 में बात करें पर कैपिटा स्टील कंजप्शन का, इसका मतलब ये नहीं कि हम खाते हैं उसको, इसका मतलब ये है कि हम यूज़ करते हैं। 2018 में इंडिया का पर कैपिटा स्टील कंजप्शन था 74.1 kg पर पर्सन। वर्ल्ड का कितना है 222.45 kg पर पर्सन, ये है वर्ल्ड का एवरेज 2018 में। तो आप देख सकते हैं इंडिया का कितना कम है। बात करते हैं अगर नेशनल स्टील पॉलिसी की, जो 2017 में अनाउंस हुई थी, नेशनल स्टील पॉलिसी 2017, उसके अनुसार इंडिया को 2030 तक पर कैपिटा स्टील कंजप्शन 160 kg पर पर्सन करना है। तो आप ये जरूर नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि आयरन ओर मतलब जो स्टील हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, कौन से आयरन ओर है जिससे मैक्सिमम हम प्रोड्यूस करते हैं, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये आयरन ओर आप याद रखिएगा। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों आयरन के अयस्क हैं। कई बार लोग बॉक्साइट लगा देते हैं, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM किसान संपदा योजना किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो PM किसान संपदा योजना मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री के तहत आती है। मिनिस्टर कौन है, हरसिमरत कौर बादल। देखिए जो PM किसान संपदा योजना है उसके विषय में जान लेते हैं। 2016 में संपदा योजना लॉन्च की थी। क्या, संपदा योजना फुल फॉर्म क्या था संपदा का, स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, ये था संपदा का फुल फॉर्म। बाद में 2017 में इस स्कीम को प्राइम मिनिस्टर किसान संपदा योजना नाम बदल दिया गया है, और ये है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी 100% फंडिंग कौन देता है, केंद्र सरकार। 2016 में अनाउंस की गई थी, मतलब लॉन्च की गई थी ये स्कीम 2020 तक के लिए। टोटल फंड अनाउंस किया गया था 6000 करोड़। तो 2020 में वैसे तो इसको समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन रिसेंटली जो बजट आया था आपका उसके बाद PM किसान संपदा योजना में 406 करोड़ का और अनाउंसमेंट कर दिया गया। कितना, 406 करोड़ का। और ये जो 17 स्टेट में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा 406 करोड़ रुपीज़ का, ये मेनली रूरल एरियाज़ में इन्वेस्ट किया जाएगा। पर्पस क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूरल एरियाज़ में जॉब क्रिएट हो कैसे भी करके। तो आप देखिएगा जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है इसके टोटल 7 कंपोनेंट्स हैं। कितने, 7 कंपोनेंट्स में डिवाइड है ये। आपको कंपोनेंट याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बेसिक आइडिया मैं बता दूं, जैसे आपका मेगा फूड पार्क स्थापित करना, उसके अलावा इंटीग्रेटेड कोल्ड सप्लाई चेन स्थापित करना, इस तरह के 7 कंपोनेंट्स हैं इसके। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है इसके अंतर्गत अगर कोई भी बंदा फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर रहा है यानी स्टेब्लिश कर रहा है तो उसको 35 to 75% तक की सब्सिडी भी दी जाएगी, लेकिन मैक्सिमम लिमिट क्या होगी ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नेशनल कृषि विज्ञान केंद्र कॉन्फ्रेंस किस सिटी में ऑर्गेनाइज की गई, तो आप सभी को पता होगा 11वीं नेशनल कृषि विज्ञान केंद्र कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई। इनॉग्रेशन किसने किया, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इनॉग्रेशन किया। ये कृषि विज्ञान जो केंद्र कॉन्फ्रेंस है इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, आप सभी को पता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि इंडिया में इस समय कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि PIB में इन्होंने यही बोला 717। इंडिया में इस समय 717 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था, तो 1974 में पौंडीचेरी में फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था। तो ये PIB की न्यूज़ है। अच्छा एग्जाम में नहीं, कई लोगों ने हमसे पूछा कि क्या PIB अलग से कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं, PIB, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, ये सारे कंबाइंड रहते हैं इसमें, क्योंकि ये मेरे ही नोट्स हैं तो फिर कोई उसमें डाउट ही नहीं मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वार प्रदाय योजना ये किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई,
तो रिसेंटली द्वार प्रदाय योजना लॉन्च की गई है एमपी गवर्नमेंट द्वारा। एमपी गवर्नमेंट ने द्वार प्रदाय योजना लॉन्च कर दी है। द्वार प्रदाय योजना मतलब डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या होगा, 5 तरह के जो डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, उन सभी को म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन एजेंसीज होंगी वो आपके घर घर जाके प्रोवाइड करेंगी। खास बात क्या है, एमपी गवर्नमेंट ने इंदौर में ये द्वार प्रदाय योजना स्टार्ट की है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के 24 घंटे के अंदर ये डॉक्यूमेंट आपके घर तक पहुंच जाएंगे। हालांकि ऐसा सिर्फ सपनों में होता है। अगला क्वेश्चन है, सुखना लेक रिसेंटली इसको लिविंग एंटिटी का स्टेटस मिल गया है पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट द्वारा। आपको पता नहीं ये स्थित कहाँ है, तो अब मैंने बोल दिया, आपको पता ही चल गया होगा। सुखना लेक स्थित है चंडीगढ़ में और ये एक आर्टिफिशियल लेक है, ऐसा कहा जाता है। सुखना लेक को रिसेंटली एक लिविंग एंटिटी का दर्जा दे दिया गया है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा। चंडीगढ़ में है और 3 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। देखिए रेनफेड लेक है, यानी जिसमें पानी आता है वो बारिश की वजह से आता है, आप इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th इंडिया फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2020 किस स्टेट में ऑर्गेनाइज की गई? तो 5वीं इंडिया फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया है कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात में। तो गुजरात में ऑर्गेनाइज की गई, गांधीनगर। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस को गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया है। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, ये इसको ऑर्गेनाइज करता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। आप हमेशा याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। देखिए अगर बात करें ये कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें कुछ डिस्कस किया गया है। पर्पस क्या था? इंडिया को 2025 तक $50 बिलियन का फार्मास्यूटिकल का मार्केट बनाना। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई इसमें डिसाइड क्या किया गया है, इंडिया को 2025 तक $50 बिलियन का फार्मास्यूटिकल का मार्केट बनाना, ये डिसाइड किया गया है। उसके अलावा अगर वर्तमान की बात करें तो वॉल्यूम के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल मार्केट है, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रज्ञान कॉन्क्लेव ये किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया है? तो प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 2 दिन तक ऑर्गेनाइज किया गया है, आप देखिएगा। न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है प्रज्ञान कॉन्क्लेव। प्रज्ञान कॉन्क्लेव इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? तो CLAWS क्लॉज ने ऑर्गेनाइज किया है। क्लॉज कौन है? सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज, डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत एक संस्था है, सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज, नई दिल्ली में स्थित है। ये एक सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर्ड है डिफेंस मिनिस्ट्री में, और क्लॉज ने ही प्रज्ञान कॉन्क्लेव आयोजित किया है न्यू दिल्ली में। 2 दिनों तक ये कॉन्क्लेव रन किया गया है इंडियन आर्मी की मदद से। बात करते हैं प्रज्ञान कॉन्क्लेव की। इसमें क्या, देखिए जो वॉरफेयर के नए नए मैकेनिज्म डेवलप हो रहे हैं उसके विषय में इस कॉन्क्लेव में चर्चा की गई। हालांकि नाबार्ड का एग्जाम है तो आप याद रखिएगा, प्रज्ञान कॉन्क्लेव न्यू दिल्ली बाई क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकम फेस्ट ये किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया? तो न्यू दिल्ली में एकम फेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। इसको NHFDC द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। NHFDC मतलब नेशनल हैंडीकैप फिनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। एकम का फुल फॉर्म क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप, नॉलेज, अवेयरनेस एंड मार्केटिंग। तो एकम का फुल फॉर्म ये हो गया, और फेस्ट मतलब फेस्टिवल। पर्पस क्या है एकम फेस्ट का? इसका मेन पर्पस है जो दिव्यांग कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप और नॉलेज को प्रमोट करना। तो दिव्यांग कम्युनिटी के लिए एंटरप्रेन्योरशिप और नॉलेज को प्रमोट करने के लिए एकम फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली में NHFDC द्वारा, यानी नेशनल हैंडीकैप फिनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये जो NHFDC है 1997 में स्थापना हुई थी और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत कार्य करता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रीडम इन वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या है? तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट इंडिया की रैंक है 83rd। तो इंडिया में आप देख सकते हैं कितना कम फ्रीडम है, तो इसीलिए इंडिया की रैंक है 83rd। यूएस में एक संस्था है, उसका नाम है फ्रीडम हाउस, यूएस बेस्ड वॉच डॉग है। वॉच डॉग उसे कहते हैं जो थिंक टैंक होते हैं मोस्टली। तो फ्रीडम हाउस करके यूएस बेस्ड एक संस्था है, उसने फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट जारी की है जिसमें इंडिया की रैंक है 83rd। टॉप किसने किया है? फिनलैंड ने किया है, और नॉर्वे है सेकंड में। तो आप इतना याद रखिएगा। देखिए इंडिया का स्कोर है 71 और सेम स्कोर है सेनेगल का। सेनेगल अफ्रीका की कंट्री है, तिमोर का भी यही स्कोर है। इन दोनों के साथ इंडिया की कंबाइंड पोजीशन है 83rd। रिपोर्ट में जो कंट्री होती है उनके ह्यूमन राइट्स का कितना फ्रीडम है इसके विषय में एनालिसिस किया गया है। और ये ह्यूमन राइट्स डिसाइड कैसे किए जाते हैं? तो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1948 उसके हिसाब से किसी कंट्री में ह्यूमन राइट्स के फ्रीडम का जो एनालिसिस है वो किया गया है। तो आप इतना याद रखिएगा, टोटल 195 कंट्रीज़ का एनालिसिस किया गया है।
195 कंट्रीज, यूनाइटेड नेशन में 193 कंट्रीज़ हैं, प्लस 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं, आपको याद होगा, एक है फिलिस्तीन और दूसरी है ताइवान। ये है मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।